Hello friends, this is Vivek. Welcome to the Geography Academy. तो आज हम अपने एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हमें ये देखना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। फिर हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। आगे हम ये बात करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फिर हम फाइनली ये देखने वाले हैं कि जो रिसोर्सेज हैं अगर इनका डिप्लेशन हो रहा है तो इनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भी है, तो उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो इन सिंपल टर्म्स, तो हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे उसको हम रिसोर्सेज कह देते हैं। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम रिसोर्स कह देते हैं। एग्जांपल्स अभी मैंने बताया ही, जैसे आपको अगर प्यास लगी है तो आप पानी पीते हैं। आपके घर में अगर गर्मी हो रही है, फ़ैन चलाना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं जाना है तो रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। और फूड को प्रिपेयर करना है, बनाना है तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा, तो आपके स्कूल में जो चलता होगा तो वो जो टेक्स्ट बुक है वो भी एक रिसोर्सेज का एग्जांपल है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर वो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे तो उसे हम रिसोर्स कह देते हैं। हाँ, बट कुछ कंडीशंस है उसके, कि जैसे मान लो कि अगर मुझे किसी को रिसोर्स डिफ़ाइन करना हो तो क्या मैं कुछ भी किसी भी चीज़ को रिसोर्स कह सकता हूँ? नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होना चाहिए। पहला कि उस चीज़ का कुछ यूटिलिटी होना चाहिए, या फिर यूजेबिलिटी होना चाहिए, और या फिर उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो दो वर्ड हमें ध्यान से रखना है कि रिसोर्सेज हम उसी को कहेंगे जिसकी कुछ की खुद यूटिलिटी हो। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में उपयोगिता, कि कोई भी जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ यूज़ है कि नहीं। जैसे अभी हमने बात किया यहाँ पे टेक्स्ट बुक का, तो टेक्स्ट बुक का हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, इसका यूज़ है। तो अगर किसी भी चीज़ का यूटिलिटी है, उसकी यूजिबिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, तो वो रिसोर्स होगा। साथ ही साथ उसके जो यूटिलिटी है उसके साथ उसका कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। वैल्यू का मतलब है वर्थ। तो यहाँ पे जो ये वर्थ है इसका मतलब होता है सिंपल सा बेसिकली कि उसका कुछ प्राइस है कि नहीं। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो उसका कुछ प्राइस होना चाहिए। तो अगर वैसा कोई भी चीज़ जिसका खुद का यूटिलिटी हो, वैल्यू हो, और वो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। एक और चीज़, रिसोर्सेज को रिसोर्स कहने के लिए उसकी कुछ यूटिलिटी होना चाहिए और उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, यानी कि कुछ उसकी उपयोगिता हो, और वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, यानी कि उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्राइस होना चाहिए। तो अभी तक हमने समझा रिसोर्सेज क्या होते हैं, और रिसोर्सेज को रिसोर्सेज कब ये बनाया जा सकते हैं, जब उसकी कुछ यूटिलिटी होगी और कुछ वैल्यू होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। अभी मैंने बात किया भी था कि उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। तो अब देखो, इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, बट कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। लेकिन दोनों ही जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेटल होता है, मेटल का अपना इकोनॉमिक वैल्यू होता है, यानी कि उसका हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं। बट जो एयर होता है, एयर का कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। लेकिन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़ के लिए। विदाउट एयर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अर्थ पे, हम उसको यूज़ करते हैं। इसकी यूजेबिलिटी तो है, बट इसकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। वैल्यू है बट ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है।
इसको हम कह सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, मतलब कि जिसको हम फील कर सकते हैं बट हम बता नहीं सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं बेसिकली। और कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाने में दो मेन फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर है टाइम और दूसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम देते हैं कि अगर हमें वुड है, वुड से मुझे बनाना है चेयर। अगर मुझे वुड से चेयर बनाना है तो मुझे वुड से चेयर बनाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को पता होना चाहिए। तो जब तक मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम इस वुड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं चेयर में। तो पहला तो है वो कि टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम के लिए भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डेड हो जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर वो डेड हो गया तो टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सड़ता गलता रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, तो उस पर प्रेशर लगता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ कन्वर्ट हो जाता है कोल में। तो हमने देखा कि यहाँ पे टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो हमने अभी समझा कि सब्सटेंस से अगर हमें रिसोर्स बनाना है तो दो फैक्टर चाहिए, एक टाइम और एक टेक्नोलॉजी। अगर हम रिसोर्सेज के और क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो पीपल होते हैं वो खुद में ही एक रिसोर्स होते हैं। अब ये पीपल को रिसोर्स बनाता क्या है? पीपल को रिसोर्स बनाता है उनका आइडिया, उनका नॉलेज और उनका इन्वेंशन, जो भी वो इन्वेंशन करते हैं या फिर डिस्कवरीज जो भी करते हैं। तो अगर हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी पीपल हैं उन्होंने इन्वेंशन किया व्हील का, सबसे पहले वो देख रहे थे कि स्टोन का व्हील का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर थोड़ा सा उनकी आइडियाज़ में चेंज आया, उन्होंने वुड का व्हील बनाना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा और चेंज आया और आज हम ये मॉडर्न व्हील देख रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन एंड उनकी डिस्कवरी, यही बनाता है एक पीपल को पीपल रिसोर्स। अभी हमने देखिए अभी तक क्या समझा बेसिकली, अगर हम बात करें फिर से यहाँ पे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स में मैंने बताया कि ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाने के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, एक होता है यूटिलिटी और दूसरा मैंने बताया उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब मैंने बताया कि उसकी कुछ यूजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, और वैल्यू का मतलब यानी कि उसका कुछ वर्थ होना चाहिए, कीमत होना चाहिए। और ये वैल्यू में भी कुछ हमें अभी डिस्कस किया एक इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में। तो हमने देखा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकता है और कुछ का नहीं भी हो सकता है। जैसे मेटल है तो मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, बट जो एयर है, एयर का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। फिर हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने पहले ये बोला था कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हम उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप की जब हम बात करें तो रिसोर्सेज को हम तीन पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले जो रिसोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरे जो रिसोर्स होते हैं उनका बोलते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरे जो रिसोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनली ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने अभी ये पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स में मैंने बताया कि पीपल खुद ही एक रिसोर्स होता है। तो पीपल को क्या ऐसा है उसमें कि उनको रिसोर्स बनाता है, तो मैंने बताया कि उनकी जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरीज़ हैं, तो वो सब जो भी चीज़ें हैं वो पीपल को एक रिसोर्स बनाती हैं। अब हम बात करेंगे आगे ये नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स मैंने बताया कि सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन एज ए रिसोर्स। इसको थोड़ा और भी हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो जो भी रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले हम देखा नेचुरल रिसोर्स को, ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे चेयर हो गया, फ़ैन हो गया, आपके घर में टीवी हो गई, बुक हो गया, जो भी ह्यूमन ने बनाया है, ये सारे का सारा रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन एज ए रिसोर्स,
इसमें हम देखेंगे कि इसको भी अलग अलग लेवल पे बांट सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल के बेसिस पे हम बांट सकते हैं कि अगर एक आदमी है तो वो भी एक ह्यूमन का कंपोनेंट है, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यही जो इंडिविजुअल है थोड़ा ग्रुप में रहने लगता है अपनी फैमिली के साथ, तो फैमिली एज ए रिसोर्स हो जाएगा। फिर ये फैमिली अगर कम्युनिटी में रहने लगेगी तो कम्युनिटी एज ए रिसोर्स हो जाएगा, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। बट हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है नेचुरल रिसोर्सेज को। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल रिसोर्स को देखें कि उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसका यूज़, उसके बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये क्लास 10th में फिर से पढ़ना है आपको, बट एक बार यहाँ पे अगर आप ध्यान में दे देंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। पहला होता है एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, यानी कि वैसा रिसोर्स जो हम देखेंगे कि ऑलरेडी प्रेजेंट में यूज़ हो रहे हैं, हमें पता है कि उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी कितनी है, और जो भी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं की सहायता से हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। जो जर्मनी में एक जगह है रूर, यहाँ पे कोल की माइनिंग है। तो ये जो रिसोर्सेज है कोल, ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। वैसे ही हम कुछ और भी एग्जांपल ले लें। जो भी यहाँ पे डार्क सॉइल है डक्कन प्लेटू में, जो कि कॉटन के लिए बहुत फेमस है, तो वो भी क्या है, वो भी एक एक्चुअल रिसोर्सेज है। अगर हम बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज का, तो पोटेंशियल रिसोर्स वैसा होता है जिसकी हमें इंटायर क्वांटिटी नहीं पता है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि वो पूरे अर्थ पे कितने अमाउंट में एक तरीके से फैला हुआ है, और ना ही हम उसका प्रेजेंट में उतना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल एकदम नहीं कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उतने एक्सटेंट पे नहीं कर पा रहे हैं जितने एक्सटेंट पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। और हमने इसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बचा करके रखा हुआ है कि मे बी अगर इन फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा क्यों है, हम इसको फ्यूचर के लिए क्यों छोड़ रखे हैं? क्योंकि जो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अभी वो डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास अब टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हम कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे? तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उन्हीं का इस्तेमाल करके थोड़े बहुत अमाउंट में हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी यूरेनियम पाया जा रहा है हम लद्दाख में हम देख रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। अगर हम बात करें ओरिजिन के बेसिस पे, तो ओरिजिन के बेसिस पे भी जो रिसोर्सेज होते हैं 2 पार्ट में बांटे जा सकते हैं। पहला हो सकता है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा हो सकता है अबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स का क्या मतलब है? बायोटिक रिसोर्स का मतलब है कि वैसे सारे रिसोर्सेज जो लिविंग हैं उनको हम बोलेंगे बायोटिक। बायोटिक जो वर्ड है वो लिविंग से जुड़ा हुआ है, तो वैसे सारे रिसोर्स जो लिविंग है वो उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स। और वैसे सारे रिसोर्स जो नॉन लिविंग है वो है हमारे अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में कुछ एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैन या फिर ह्यूमन कह सकते हैं, एनिमल हो गया या फिर प्लांट हो गया, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अगर हम स्टॉक के बेसिस पे बात करें, यानी कि उसको हमने कितना स्टॉक करके रखा हुआ है, कितना प्रेजेंट है हमारे पास, या फिर वो एग्जॉस्टिबिलिटी कह सकते हैं बेसिकली, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है रीन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो रीन्यूएबल भी वैसा रिसोर्स मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं। जब एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से उसका हम इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, या जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं वो क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है। अगर हम बात करें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो वैसा रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ होने के बाद फिर से हम उसको नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एकदम नहीं यूज़ कर पाएंगे, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में हमें कई हज़ारों सालों टाइम लग जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है।
तो अगर हम कोल की बात करें तो क्या एक बार अगर कोल ख़त्म हो गया तो ये दोबारा से कोल नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन ये जब कोल बनेगा इसके फॉर्मेशन में कई हज़ारों साल, कई करोड़ों साल लग जाएंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल फिर से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करने में कई हज़ारों साल लग जाएंगे। अब जब तक ये बनेगा तब तक हम खुद ही नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बात करें रिसोर्सेज का, यानी कि वो उसका विस्तार कितना पे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी रिसोर्सेज टू टाइप के हो सकते हैं। एक होता है यूबिक्यूटस रिसोर्स और एक होता है लोकलाइज रिसोर्स। इसको भी समझना बहुत आसान है। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स होते हैं जो लगभग हर जगह पे प्रेजेंट हैं, जैसे एयर, हवा, ये हर जगह पे है। वाटर, ये भी लगभग हर जगह पे है। सनलाइट, ये भी लगभग हर जगह पे है। तो वैसे सारे रिसोर्सेज जो पूरे अर्थ पे फैला हुआ है, यूबिक्यूटस उसको बोलते हैं, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। और लोकलाइज इसका उल्टा, यानी कि वैसा रिसोर्स जो लोकल एरिया में पाया जाएगा उसको बोलेंगे लोकलाइज रिसोर्स। जैसे किसी भी एरिया में कोई पर्टिकुलर मिनरल मिल रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि वो लोकलाइज रिसोर्सेज है। आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में बात किया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वैसे रिसोर्सेज जो सीधे नेचर से ड्राइव किए जाते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया। तो इसको भी हमने अलग अलग बेसिस पे अभी बांटा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने अभी सब बताया। ओरिजिन के बेसिस पे भी हमने डिस्कस किया अभी कि बायोटिक रिसोर्सेज हो सकते हैं और बायोटिक रिसोर्सेज हो सकते हैं। बायोटिक में मैंने बताया था कि लिविंग यानी कि प्लांट और एनिमल, और अबायोटिक में नॉन लिविंग यानी कि सॉइल, रॉक, मिनरल्स, ये सारे हो गए। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिविंग थिंग्स दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स दिए गए हैं। स्टॉक के बेसिस पे मैंने बताया कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल हमने एग्जांपल समझा इसका कि जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ख़त्म होने के बाद भी। और कुछ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट है, ऑयल है, लाइमस्टोन है, इसी में आप कोल भी ऐड कर सकते हैं, पेट्रोलियम भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल हैं। इसके बारे में बात किया यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज रिसोर्स, यानी कि वैसे रिसोर्स जो हर जगह पे प्रेजेंट है, जैसे एयर, यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया। और लोकलाइज में वैसे रिसोर्स जो किसी पर्टिकुलरली सर्टेन एरिया में पाए जाएंगे, जैसे कॉपर या फिर आयरन ओर। ये भी हमने समझा अभी। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशंस के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, टेरेन और क्लाइमेट। तो अब इसको समझते हैं। टेरेन का मतलब क्या होता है? टेरेन का मतलब है कि जो भी वहाँ पे अर्थ का सरफेस है वो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि जो वहाँ पे रफ़ टेरेन है या फिर स्मूथ टेरेन है। यानी कि वहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये समझिए कि वहाँ पे माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है या फिर प्लेन है। टेरेन का मतलब ये है। ऑब्वियसली अगर माउंटेन है तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका टाइप भी थोड़ा अलग होगा। वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाएंगे। लेकिन अगर वही टेरेन प्लेट्यू है तो वहाँ पे मेटल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उतने ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। या फिर अगर वहीं हम प्लेन की बात कर लें तो प्लेन एरिया में जो रिसोर्सेज होते हैं इनका जो नंबर कह सकते हैं वो और कम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो ज़्यादातर मैन मेड रिसोर्सेज पाए जाएंगे। तो टेरेन के बेसिस पे भी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइप वाइज भी वेरी करता है और अमाउंट या फिर क्वांटिटी वाइज भी वेरी करता रहता है। सिमिलरली एल्टीट्यूड, इसको भी हम उसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे अगर ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो भी थोड़ा अलग होगा। प्लेट्यू थोड़ा सा कम हाइट पे आ गए तो उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और अगर हम प्लेन एरिया में आ गए तो यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जो भी ह्यूमन का सेटलमेंट होता है वो प्लेन एरिया में ही होता है। तो प्लेन एरिया में जो भी हमें ज़्यादातर जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो मैन मेड रिसोर्सेज मिलेंगे, और जो एल्टीट्यूड है यहाँ पे हमें जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे
वो नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमें फॉरेस्ट मिलेगा, प्लांट्स पाए जा सकते हैं, कई तरह के स्पीसीज़ पाए जाएंगे, फ्लोरा एंड फाउनास। तो ये सारे जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्टीट्यूड के बेसिस पे भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। सिमिलरली क्लाइमेट के बेसिस पे भी, जैसे अगर हम इसको समझना हो तो कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, बीच में ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल रीजन। तो ये जो एरिया इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे रिसोर्सेज का अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम पोलर एरिया में चले जाएँ तो यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ भी सिमिलरली पोलर एरिया में। तो यानी कि हम क्लाइमेट के बेसिस पे भी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। अभी हमने इसको भी समझा ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। वैसे नेचुरल सब्सटेंस जिसको ह्यूमन उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो भी आयरन है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्योंकि आयरन को हम तभी यूज़ कर पाए जब हमने उसको आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट किया और आयरन ओर से उसको हमने आयरन बनाया। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के हैं। टेक्नोलॉजी भी याद ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछा जा चुका है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल्स हमने बात किया, अभी रोड्स हो गए, कार्स हैं, ब्रिजेज हैं और यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। ह्यूमन रिसोर्स ये भी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन खुद में ही एक रिसोर्सेज है। जैसे अब हमने देखा कि उसकी जो आइडियाज़ है, उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं जो सोचने की क्षमता है, या फिर जो भी उसने इन्वेंशन किया है, जो डिस्कवरी किया है, वो चीज़ उसको एक तरीके से रिसोर्सेज बनाती है। अब ये ह्यूमन ही है जो किसी भी मतलब रिसोर्स को रिसोर्स बनाता है। नेचर में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, उनको अपने स्किल और नॉलेज के हिसाब से मॉडिफाई करके रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाता है बेसिकली। अब ये मतलब हम इसको कहते हैं जो ह्यूमन है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। क्यों? अभी मैंने उसको डिस्कस किया कि कोई भी रिसोर्स तभी बनता है जब उसको ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। आप यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छे ज्योग्राफर थे जिमरमैन, उनका ये कहना था कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे आर मेड। यानी कि रिसोर्सेज होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि जो ह्यूमन है वो ही अपने नीड के हिसाब से रिसोर्सेज बनाता है, रिसोर्सेज एक्चुअली में होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि सबसे पहले यहाँ पे आयरन था, आयरन ओर था। तो जब तक यहाँ पे ह्यूमन को ये नहीं पता था कि ये इसका इस्तेमाल क्या है, तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं था और वो रिसोर्स नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने ये पता कर लिया कि ये हमारे बहुत काम आ सकता है, तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया और तब जा करके ये हमारा रिसोर्स बना। तो अब यहाँ पे ह्यूमन के इंटरवेंशन से ही जो आयरन ओर है वो आयरन बना, यानी कि रिसोर्सेज बना। तो अब इसका डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं हम ना। जैसे अभी मैंने कहा कि रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे, और ये नीड को तभी सेटिस्फाई करेगा जब हमें सच में उसकी नीड होगी। तो एक ह्यूमन ही है जो रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाता है, इसलिए हम ह्यूमन को एक ऐसा स्पेशल रिसोर्स कहते हैं। अब ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है कि जो ह्यूमन को स्पेशल बनाता है? अब क्योंकि ह्यूमन के पास अपना खुद का सेंस है, वो एजुकेशन है उसके पास, उसकी हेल्थ है और जो भी उसकी स्किल है, तो वो उसको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। अगर हम ह्यूमन के जो भी यहाँ पे स्किल है या फिर उनकी जो हेल्थ है, जो इसकी क्वालिटी है, उसको थोड़ा इन्हेंस कर दें, तो वो क्या होगा कि जो ह्यूमन है थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि एक ह्यूमन को, एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ नहीं पता है, उसको स्किल प्रोवाइड कराना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उसको हेल्थ प्रोवाइड कराना, ताकि वो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बन सके। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं
ये जो हमारा है लास्ट टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्व क्यों करना है हमें? देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज, जो भी यहाँ पे ह्यूमंस हैं, उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि जो रिसोर्सेज है उसका डिप्लेशन होना शुरू हो चुका है। तो हमें रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज़ करना है, ताकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा बचा रह सके। तो कंजर्वेशन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको प्रॉपर टाइम देना ताकि वो फिर से रिन्यू हो सकें, इसी को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम इज़ कॉल्ड रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो शायद मैंने एक बार डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर रिसोर्स है तो उस रिसोर्सेज को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो चीज़ बचा रह सके। जैसे हम ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्री का इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि हमें भी उसके यूज़ का जो भी है यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और साथ ही साथ जो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी जो ये ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो बचे रह सकें। तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन की बात है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं 3R। 3R में एक R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे का मतलब होता है रीयूज़, और तीसरे का मतलब होता है रिसाइकल। ये आपको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस का मतलब है कि जो भी उसकी यूज़ है, जो हम एक्सेसिव उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिना मतलब के, उसको कम कर सकते हैं। इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, रिड्यूस मतलब उसको रिड्यूस कर देना। रीयूज़ मतलब क्या होता है? रीयूज़ मतलब है कि हम एक ही रिसोर्स को बार बार हम उसका इस्तेमाल करें। मतलब कि जैसे हमने अभी देखा कि जो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, चीज़ों को बार बार यूज़ करें, उसको हम बोलते हैं रीयूज़ करना। रिसाइकल मतलब उसको हम एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर से रिसाइकल कर सकें। जैसे अभी आप प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते होंगे, तो अब मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे आ रहे हैं जिनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि उनका हम एक बार फिर से डिग्रेड करके दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3R हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अब लास्ट हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो ये प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का लाइफ फॉर्म हो, चाहे वो एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, एंट ही क्यों ना हो, या फिर एक बड़ा एलिफेंट ही क्यों ना हो, कोई भी लाइफ फॉर्म हो, हमें सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबको बचा करके रखना चाहिए, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस बना रह सके। जो भी ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज के वाइटलिटी और डाइवर्सिटी है, यानी कि जो भी इसकी महत्वपूर्ण विविधता है उसको हमें बचा करके रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन हो रहे हैं उनको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, हमने जिसको अभी पढ़ा है कि रिड्यूस करना चाहिए। जैसे आप कभी भी पानी का इस्तेमाल करते होगे तो नल खुला छोड़ देते होगे, तो हमें उन सब बातों का ध्यान रखना है। रूम से बाहर निकलते होगे तो फ़ैन चालू रहता होगा, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है कि जो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है उनको हमें कम से कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें लोगों का जो एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति उसको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। अब इसमें बहुत कुछ आ सकता है, जैसे अभी कुछ और भी एग्ज़ाम्पल लें तो हमें लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर जो भी बदलाव आ रहा है हमारे लाइफस्टाइल में, वो सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो रिसोर्सेज के डिप्लेशन होने की वजह से हो रहा है।
तो हमें क्या करना चाहिए, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। जैसे आप पहले देखते होंगे कि कोई भी आदमी होता था जो किसी रिवर का भी पानी पी सकता था, वो तो साफ़ होता था, लेकिन आज वो नहीं कर सकता है क्योंकि हमने उसको डिप्लेट कर दिया है, गंदा कर दिया है। तो हमें उनके एटीट्यूड में चेंज लाना है जो भी इस तरीके की हरकतों को कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। और जो भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं उनको भी एक तरीके से एम्पावर करना है ताकि वो अपना खुद का जो भी इन्वायरमेंट है उसको बचा सकें। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये सोचा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। फिर हमने यहाँ पे बात किया कि जो भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में मैंने बताया कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये सारे हमने देखे। फिर हमने देखा रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन में हमने डिस्कस किया कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना, यानी कि 3R, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। और लास्ट में हमने डिस्कस किया जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना ताकि हम अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा सकें, और कुछ प्रिंसिपल हमने उसको देखे। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद में आया होगा। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।